नमस्कार स्टूडेंट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो जिस मंजिल का इंतजार कर रहे थे यानी कि एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन का जो इंतजार हम कर रहे थे, वो मंजिल अब हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। 23 दिसंबर 2021 को एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि अब हमें अपने पंख खोलने का समय आ चुका है। जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आ चुका है और आज इस सेशन में हम समझेंगे उसका ओवरव्यू, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हमें बताई गई, क्या उसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या एज रहने वाला है, क्या उस एज में हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, पोस्ट नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किसी भी एक पर्सन का, किसी भी एक कैंडिडेट का, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या इसके लिए हमें फी पे करनी होगी, और जब हम अपना फॉर्म भर रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022 के लिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक जनरली करते हैं उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। और जितनी भी इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन में हमें बताई गई उन्हें जानने के बाद हम ये देखेंगे 23 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होना है, यानी कि कितने दिन का हमें गैप मिल रहा है, 100 डेज का हमें गैप मिल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उन 100 डेज को यूटिलाइज करेंगे, कैसे आपको डे वाइज स्टडीज करनी है, ताकि जो टारगेट हमारे सामने है, जो मंजिल है हमारी एसएससी सीजीएल 2022, उसे किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। जोन सी भी पोस्ट हम जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जो एसएससी सीजीएल है 2022 जिसे हम क्रैक करना चाहते हैं, उसे हम कैसे एक स्ट्रेटेजाइज वे में कर सकते हैं। तो आइए पहले इस एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है पहले उसे जानते हैं और फिर हम यहाँ पे समझेंगे क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है और किस तरीके से हम एसएससी सीजीएल 2022 को इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन होने वाली है, तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगी हमारी वो कौन होगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी का वो क्या है, www.ssc.nic.in। अगर एग्जाम नेम की हम बात करते हैं सीजीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो कि 21 और 22 में इसका नोटिफिकेशन आया है और 22 में इसका एग्जामिनेशन होगा। जो डेट है हमारी, जो एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन की डेट रही वो क्या रही, 23 दिसंबर 2021। कब इसके नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया, 23 दिसंबर 2021 के इसके नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के लिए, तो यहां पर बताया गया बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। तो जैसे कि हमें पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि जो बंदा ग्रेजुएट है वो इस एग्जाम को दे सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर एक रेलिवेंट डिसिप्लिन मांगा गया है। तो जैसे मैंने बताया सारी चीज जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी की सारी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि कौन सी वो पोस्ट है जिनके लिए कुछ एक रेलिवेंट कैटेगरी रखी गई है कि वो रेलिवेंट डिसिप्लिन में ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपनी स्टडी करी हो। और यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट रहने वाला है, जिसमें हमें 18 से 30 तक का देखने को मिलेगा और एक स्पेशल पोस्ट के लिए जहां पर 32 ईयर्स भी रखा गया है। तो सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है 4 फेजेस में। टायर 1 जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, टायर 2 जो कि अगेन आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टायर 3 आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जहां पर आपको जो कि ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड में लिया जाएगा, जहां पर या तो फिर आप हिंदी में ही अपने पेपर को कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ इंग्लिश में ही अपने पेपर को कर सकते हैं। टायर 4 किन्हीं कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रहने वाला है जहां पर आपको स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर टेस्ट देखने को, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिल सकता है। तो इन 4 फेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2016 के बाद यहां से इंटरव्यू वाला चक्कर हटा दिए गए, तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, इसके बाद सिर्फ डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपको वहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जो हमारा एसएससी सीजीएल एग्जाम है 21 और 22, 2021 और 2022, तो उसकी लास्ट डेट क्या है और उसकी स्टार्ट डेट क्या है, कब से मैं अप्लाई कर सकता हूं और कब तक मैं इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया 23 दिसंबर 2021 को, तब से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। 23 दिसंबर 2021 से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कब तक आप कर सकते हैं, 23 जनवरी 2022 तक। 23 जनवरी 2022 तक के आप अपना
एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर हमने देख लिया, एक ओवरव्यू हमने ले लिया है एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के लिए। आइए अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या डेट्स यहाँ पर हमें बताई गई, एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट फॉर 2022, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन रिलीज डेट। जैसे अभी हमने देखा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो कब किया गया, 23 दिसंबर 2021 को। 23 दिसंबर 2021 को यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। एसएससी सीजीएल जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो कब से स्टार्ट हो गए, 23 दिसंबर 2021 से ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने का वो क्या रहेगा, 23 जनवरी 2022। तो 23 जनवरी 2022 तक के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी आपकी जनरेटिंग ऑफलाइन चलान को जनरेट करने की वो क्या रहेगी, 26 जनवरी 2022। 26 जनवरी 2022 को तक आप अपना ऑफलाइन चलान जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट डेट क्या रहेगी, पेमेंट थ्रू चलान। और जो लास्ट डेट होने वाली है आपकी पेमेंट जो आप चलान के थ्रू करेंगे वो क्या रहेगी, 27 जनवरी 2022। 27 जनवरी 2022 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है किस चीज के लिए, पेमेंट जो आप चलान के थ्रू करेंगे। और इसी तरीके से एक विंडो आपके लिए ओपन करा जाएगा, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। एक विंडो आपको पता होगा एसएससी सीजीएल हर साल जो आप अपना करेक्शन करना चाहते हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा है और उसमें आप अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए विंडो ओपन किया जाएगा कब से कब तक के, 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर। अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो ओपन किया जाएगा 28 जनवरी से लेकर 1 फेब 2022 को। तो चीजें क्लियर है आपको। और अगर बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट की, जो टायर 1 आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका होगा अप्रैल में, और अप्रैल में भी मिड में, यानी कि 100 डेज से लेकर 140 डेज आपके पास है जिसमें आप एक अच्छी तैयारी, अगर आप लेवल 0 पर भी है अभी और आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, आप पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उसे आप इजीली कर सकते हैं। इन 100 से 140 डेज को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जो कि डे वाइज आपको स्ट्रेटेजी देता है कैसे आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। विद्या 24 आपको देता है एक कोर्स जो कि टोटल आपको 100 डेज से 125 डेज का रहने वाला है, जिसमें आप A to Z सारी चीजें वहां पर इजीली कवर कर सकते हैं, चाहे शॉर्टकट ट्रिक्स हो, कंसेप्ट्स हो, आपके टॉपिक हो या फिर आपका रिवीजन हो। और साथ ही साथ वहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानते हैं जैसे कि क्या क्या चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने बताया था उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन डेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आपको एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम को क्रैक करना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता चल गई है और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बताई गई एसएससी सीजीएल पोस्ट। तो जल्दी से एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। और आप लोगों को पता होगा एसएससी कभी भी नोटिफिकेशन के साथ नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज नहीं करता है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट होती है तो ये अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी पोस्ट बताई गई, कौन सी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कौन से डिपार्टमेंट में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG जो कि एक ग्रुप बी पोस्ट होने वाली है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अगेन सेम डिपार्टमेंट सेम ग्रुप। यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री या कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड AFHQ, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज CBIC में, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो कि अगेन ग्रुप बी की है यहाँ पर। और देखते हैं कौन सी पोस्ट यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर बताया गया जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि क्या, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ किसमें होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स और एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 3, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर की पोस्ट होने वाली है। ऑफिसर अंडर यहाँ पर बताया गया इसका डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पर आप अगेन इसका डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री देख सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट
CBT एंड BIC और अपर डिवीजन क्लर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो कि अगेन यहाँ पर ये सारी ग्रुप बी की हैं और यहाँ पर आप इनका ग्रुप देख सकते हैं, ये ग्रुप बी और यहाँ पर ये ग्रुप सी की पोस्ट ये होने वाली है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए एग्जामिनेशन होने वाला है SSC का अप्रैल 2022 में। तो आइए और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं। आपने अभी देखा ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट्स आपने देखी, पोस्ट नेम देखे, तो आइए अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर देखते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो इनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है वो बताई गई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो उनके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज वो बताते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने दे दिया। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वो क्या बताते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी हमें इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देखने को मिलता है। कौन कौन सी पोस्ट, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर अगर आपने बैचलर डिग्री है आपके पास तो काम चल जाएगा, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने ये कुछ इस तरीके से बताई, CA, CM, CS या फिर मास्टर कॉमर्स में किया हुआ हो, मास्टर फाइनेंस या बिजनेस स्टडी में किया होगा, तो ये क्या रहेगा, ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे स्पेशल पोस्ट हो जाती है हमारे लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट, तो हर एक पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए एक अलग से कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन बताई गई, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप ग्रेजुएट हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपने किसमें स्कोर करे हो, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपने मैथमेटिक्स में स्कोर करे हो अपने 12th स्टैंडर्ड में। या फिर ये कंडीशन आप नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करना चाहते हैं, आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बताते हैं, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो जो आपने अपनी ग्रेजुएशन करी होगी उस टाइम पर आपने स्टैटिस्टिक्स को जरूर पढ़ाओ, एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स जरूर रहा हो आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो दो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, इन कंडीशन का आपको ध्यान रखना है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। या तो आपके पास बैचलर डिग्री है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका 12th स्टैंडर्ड था वहां पर आपने 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर करे हो। या फिर अगर आप इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर सकते तो यहां पर दूसरी कंडीशन ये है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसी ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स एक एज अ सब्जेक्ट जरूर पढ़ाओ। और पोस्ट यहां पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट क्या बताई गई, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पर। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, तो यहां पर इन्होंने कंडीशन बताई, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहां पर भी ये कंडीशन है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री हो उस टाइम पर आपने स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट जरूर रहा हो। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th studies statistics as subject in all 3 years or all the 6 semester of the graduation। तो या तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ हो, या फिर साथ ही साथ जो आपकी 3 साल ग्रेजुएशन रही उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, या फिर वो जो 6 सेमेस्टर हुए आपके ग्रेजुएशन के उसमें भी आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो। तो यहाँ पर भी हमें कंडीशन देखने को मिल रही है स्टैटिस्टिक्स के साथ ही, मतलब स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी भी हो तभी आप इस पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे लिए असिस्टेंट, लेकिन असिस्टेंट किस में, असिस्टेंट की पोस्ट तो काफी सारी है। अगर जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल के लिए, एनक्लैट के लिए, तो वहां पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई, बैचलर डिग्री
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे देते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने अपनी डिग्री किस में करी हो, लॉ में हो, तो वो एक यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आप फिर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी सारी पोस्ट की। अगर इन 3-4 पोस्ट को हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास 20-1 पोस्ट रह जाती है। तो उन सारी पोस्ट के लिए कोई अलग से कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती है। जो स्पेशल कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या फिर क्या पर्टिकुलर एक कंडीशन रखी गई है किसी एक पोस्ट के लिए। और इन पोस्ट के अलावा अगर आप बाकी सारी पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ वो क्या मांगते हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक इंस्टीट्यूट या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो यहां पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं, तो यहां पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के माइंड में जनरली यही डाउट आता है कि सर मेरा फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन तो हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं, क्या मैं पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं। तो यहां पर इस चीज को या फिर इस डाउट को यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। एक नोट इन्होंने दिया, एक कंडीशन ये बताते हैं, द कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस essential qualification on or before the closing date for receipt of offline application, that is 23rd January 2022। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दे दिया है फाइनल ईयर के और आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपका रिजल्ट कब तक आ जाता है, अगर आपके हाथ में आपका रिजल्ट आ चुका है 23 जनवरी 2022 से पहले, 23 जनवरी 2022 से पहले अगर आपने फाइनल पेपर दिया था, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर सिर्फ आप अपनी एफिशिएंसी देखना चाहते हैं, आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास रिजल्ट कब से पहले होगा, 23 जनवरी 2022 से पहले होगा, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो चीजें यहाँ पर क्लियर है कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब मूव करते हैं आगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए सैलरी क्या रहने वाली है, टोटल ग्रोथ या फिर इन हैंड सैलरी क्या रहेगी आपकी आफ्टर 7th पे कमीशन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, जब तक कि आपके पास रिजल्ट नहीं होगा 23 जनवरी 2022 से पहले तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट आपके पास हो जाना चाहिए, आपके पास आ जाना चाहिए 23 जनवरी 2022 से पहले, तो ही आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम पोस्ट वाइज नहीं देखेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए क्या एक सैलरी रहने वाली है, वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर एक बार हम ब्रेकआउट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें पे लेवल देखने को मिलता है जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पे लेवल देखने को मिलेगा वो आपको 4 से लेकर 8 तक देखने को मिलेगा, 4, 5, 6, 7 और 8 जो आपके पे लेवल रहेंगे वो 8 रहेंगे, 4 से लेकर 8 तक रहेंगे। जहां पर अगर हम बात करते हैं पे लेवल 8 की, तो लेवल 8 में जो हमें पे स्केल देखने को मिलता है वो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज तक देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप लेवल 7 की बात करेंगे तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक देखने को मिलेगा। लेवल 6 की जब आप बात करेंगे तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक देखने को मिलेगा। पे लेवल की जब आप बात करेंगे 5 की तो वहां पर आपको 29,000 से लेकर 92,300 तक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 4 की बात करेंगे, लेवल 4 पे आप बात करते हैं तो 25,500 से लेकर 81,100 तक देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ग्रेड पे देखने को मिलता है लेवल 8 में 4,800, लेवल 7 में 4,600, लेवल 6 में 4,200, लेवल 5 में 2,800 और लेवल 4 में 2,400 तक का ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। जहां पर बेसिक पे क्या रहेगा आपका, बेसिक पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 47,600, लेवल 7 में 44,900, लेवल 6 में 35,400, लेवल 5 में 29,200 और इसी तरीके से लेवल 4 में आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 25,500 ये रहेगा। यहाँ पर आपको हाउस रेंटल अलाउंसेस वो आपको किसके बेसिस पे मिलते हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, एक्स सिटी में, वाई सिटी में या फिर जेड सिटी में। एक्स सिटी से यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक्स सिटीज में मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि बड़े शहर दिल्ली मुंबई। जेड सिटी का मतलब क्या हो गया, छोटे शहर जो गांव वाले इलाके हो गए। और इन दोनों के बीच का जो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा वो क्या रहेंगी, वाई सिटीज रहेंगी। तो 24% आपका रहेगा एक्स सिटीज में, वाई सिटीज में 16% और जेड सिटीज में 8%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलेगा। लेवल 8 में अगर आप हैं तो 11,424, लेवल 7 में 10,776,
लेवल 6 में आप 8,496, लेवल 5 में है 7,008 रुपीज और लेवल 4 में 6,120 रुपीज। सिटी बाइक की इसी तरीके से आप देख सकते हैं 7,600, 7,100, 5,600, 4,600 और 4,080। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जब आप छोटे शहर में यानी कि गांव वाले इलाके में रहते हैं तो 3,800, 3,592, 2,832, 2,336 और 2,040। तो यानी कि वहां पर इनका कहना क्या है कि इतना आपका खर्चा नहीं रहेगा हाउस रेंटेज अलाउंस का। इसी तरीके से आप डीएनएस अलाउंस की बात करें तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये साल में 2 बार इसे रिवाइज किया जाता है। अभी जो करंट रेट चल रहा है वो क्या है 17%। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये कुछ अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेवल। लेवल 8 की बात करेंगे 8,092, लेवल 7 की बात करेंगे 7,633, लेवल 6 की बात करेंगे 6,018, लेवल 5 की बात करें 4,964 और लेवल 4 की बात करेंगे आप तो 4,335 रुपीज। इसी तरीके से आपको ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है सिटीज के लिए और अदर प्लेसेस के लिए। जो आपकी ग्रोस सैलरी बनती है अकॉर्डिंग टू द सिटीज एक्स वाई और जेड सिटीज, तो वो कितनी बनती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेवल 8 में सिटीज एक्स में अगर आप रहते हैं 70,716 रुपीज, लेवल 7 की अगर आप बात करें तो 66,909 रुपीज, लेवल 6 की आप बात करें 53,514 रुपीज, लेवल 5 में आप देखते हैं तो 44,772 और लेवल 4 की अगर आप बात करें तो 39,555 रुपीज। इसी तरीके से आप बाकी दो सिटीज का भी यहाँ पर देख सकते हैं। सिटी जेड का देख लेते हैं एक बार। लेवल 8 में 63,100 रुपीज, लेवल 7 में 57,925 रुपीज, लेवल 6 में 46,050 रुपीज एंड लेवल 5 में 38,300 रुपीज और लेवल 4 में 33,675 रुपीज। तो इस तरीके से आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द लेवल रहेगा। 4 से लेकर 8 तक के कौन सी सिटी में आप रहते हैं उस पर डिपेंड करेगा और डीएनएस अलाउंस तो हर किसी को मिलेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उससे रिवाइज किया जाएगा। ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि अगर एक एक करके हम पोस्ट वाइज देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि सैलरी स्ट्रक्चर आपका कैसे रहने वाला है। एजुकेशन आपको पता चल गई, सैलरी आपको पता चल गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एज की। कौन सा पर्सन कौन सा एक एस्पिरेंट, कौन सा एक कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या उसका एज क्राइटेरिया हमें बताया गया। तो अब यहां पर देख लेते हैं एज लिमिट कि क्या एज लिमिट नोटिफिकेशन में बताई गई है और बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताए वो क्राइटेरिया तो आप यहां पर मीट कर रहे हो लेकिन यहां पर एज वाला क्राइटेरिया आप ध्यान ना दे पाए। तो यहां पर देख लेते हैं किस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर अकाउंटेंट की, इनके मैं डिपार्टमेंट रीड नहीं कर रहा हूं, डिपार्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, और अगर हम सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं या फिर टैक्स असिस्टेंट की बात करी जाए, ऑडिटर की बात करी जाए और साथ ही साथ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की बात करी जाए तो इनके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो कितना रहेगा 18 से लेके 27 साल। 18 से लेके 27 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा? रिलैक्सेशन भी रखा गया है कैंडिडेट के लिए, उस चार्ट को अभी हम और डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं एक जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व के लिए क्या क्राइटेरिया हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को भी हम देखेंगे। तो ये कुछ पोस्ट मैंने आपको बताई जिनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल का रखा गया है। यहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट या फिर हम बात करें सब इंस्पेक्टर, कौन से डिपार्टमेंट? सीबीआई में। तो वहां पर जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 20 से 30 साल रहेगा। वो जो एज क्राइटेरिया होगा इन कैंडिडेट्स के लिए जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहां पर जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 20 से 30 साल का रहेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए, एग्जामिनर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, सब इंस्पेक्टर एनआईए में, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए। तो अगर आप, और रिसर्चर असिस्टेंट के लिए, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एज क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया 18 से 30 साल, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं कैटेगरीज में इन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारे एज क्राइटेरिया रखा गया वो क्या रखा गया है, 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इतनी पोस्ट, अगर इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27, 20 से 30 और 18 से 30 भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पर एक और पोस्ट हमें देखने को मिलता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहां पर जो आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 18 से 32 साल तक के। 18 से 32 साल सिर्फ इसी पोस्ट के लिए रखा गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 18 से 30 तक के हमें देखने को मिलता है एसएससी सीजीएल में, लेकिन एक पोस्ट ऐसी भी रहेगी जहां पर जिसके लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पर 18 से 32 साल तक का कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर एक और डाउट हमारे माइंड में आता है, एज रिलैक्सेशन तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक डाउट ये जरूर रहता है कि सपोज मुझे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना है और मैं अब कितने साल का हूं, 27 साल 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने का मैं हूं, क्या सर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्या सर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो इस डाउट को भी यहां पर पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एज रिलैक्सेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये क्या बताते हैं, जैसे कि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बताया था हमें कि अगर आपके पास इससे पहले आपका रिजल्ट है, 23 जनवरी 2022 से पहले आपका रिजल्ट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर ये एज के लिए क्या कहते हैं, एज सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है एज ऑन, एज जो कैलकुलेट करी जाएगी वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, एज ऑन 1 जनवरी 2022। जो आप एज कैलकुलेट करेंगे वो इस डेट के अकॉर्डिंग करेंगे। और जिनके लिए हमने जो लिमिट रखी है, फॉर द पोस्ट हुज एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, जिन भी एज के, जो एज क्राइटेरिया हमने रखा जिन भी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल का, तो एक पहली बात तो यह है, नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1995, वो उनका बर्थ 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। और किसके बाद नहीं होना चाहिए, कौन सी डेट के बाद, नॉट बोर्न लेटर देन 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 से बाद वो उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं, जो जिनका एज लिमिट 20 से 30 साल का रखा गया, यहां पर इन्होंने बता दिया, नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1992, नॉट बोर्न लेटर देन 1 जनवरी 2002, और फॉर द पोस्ट हुज एज लिमिट, जिसकी एज लिमिट क्या रखी इन्होंने 18 से 30 साल रखी, तो नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1992 और नॉट बोर्न लेटर देन 1 जनवरी 2004। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट हुज एज लिमिट इज 18 to 32 ईयर्स, तो यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि इससे पहले और इसके बाद उनका बर्थ नहीं होना चाहिए, वो इसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया ले सकते हैं कि मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि एज लिमिट क्या है और किस तरीके से हम प्रॉपर एग्जैक्ट एज क्राइटेरिया अपना फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। क्या यहाँ पर हमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया, एज रिलैक्सेशन। तो कैटेगरी वाइज हमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर उसे 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, एज रिलैक्सेशन। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है और वो अनरिजर्व कैटेगरी से है तो उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप है और वो ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है तो उसके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और वहीं पर अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि फिजिकली हैंडीकैप भी है और एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं जो अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, 3 years आफ्टर deduction of the military service rendered from the actual age as on the closing date of the receipt of the application। और closing date क्या है, 23 जनवरी 2022। इसी तरीके से अगर कोई
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है और साथ ही साथ वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स, अगर उसकी एज 45 साल तक की अप टू द एज 45 ईयर्स, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है और वो अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज तक के वो अप्लाई कर सकता है। और यहीं पर अगर आप बात करें, कोई डिफेंस पर्सनल है जो कि डिसेबल हो चुका है, उसके लिए क्या रखा गया, 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया। और कोई डिफेंस पर्सनल है जो कि डिसेबल हो चुका है और वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर एज से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किस एक पोस्ट के लिए क्या एज कैटेगरी रखी गई है, एज के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और साथ ही साथ कैसे हम उस एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ पर एज किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है और क्या मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। एज रिलैक्सेशन हमने देख लिया, रिलैक्सेशन हमने यहाँ पर देख लिया, तो एज का क्राइटेरिया तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब ये देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है एसएससी सीजीएल में। अभी हमने देखा यहाँ पर कि क्या पोस्ट होने वाली है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, या फिर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस की। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए क्या एक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ टायर देखने को मिलेंगे वो 4 देखने को मिलेंगे। 4 टायर में आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम मोड जो रहेंगे आपके वो मैं आपको बता देता हूँ। टायर 1 जो रहेगा ऑनलाइन मोड रहेगा। टायर 2 की बात करी जाए वो भी एक आपको ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा। टायर 3 की आप बात करते हैं तो वहां पर आपका एक ऑफलाइन पेपर होता है। और टायर 4 कुछ ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जाम पैटर्न का। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा, किस एक पोस्ट के लिए क्या एक सिलेबस रहने वाला है और उस सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब टॉपिक्स हमें बताए गए और किस एक टॉपिक का क्या वेटेज रहता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एक और वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें एसएससी सीजीएल का पूरा एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस आपको समझाया जाएगा और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज भी आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर हम टायर 1 की बात करते हैं तो वहां पर आपको मिलते हैं 60 मिनट्स। टायर 1 जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो होने वाला है, वहां पर आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। वहीं पर आप बात करेंगे टायर 2 की, तो यहाँ पर आपको 120 मिनट्स देखने को मिलते हैं फॉर ईच पेपर, हर एक पेपर के लिए, यानी कि 2 आवर्स आपको दिए जा रहे हैं, 120 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। वहीं पर टायर 3 के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं और टायर 4 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल। क्या इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन रहेगा, टाइम में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा हमें कैटेगरी वाइज, वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, टायर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 100 रहने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक चारों सब्जेक्ट से 25 आपको देखने को मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने हो गए, 100। वहीं पर आप बात करेंगे टायर 2 एग्जामिनेशन की, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर भी आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी होने वाला है, लेकिन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहां पर 2 और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस। स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस आपको दो और पेपर आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल यहां पर आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 500। और टायर 3 में एक क्वेश्चन या तो आपसे लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग या फिर एप्लीकेशन, इस तरीके से आपसे वो लिखवाया जा सकता है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज रहेगा टायर 1 में, टायर 2 में भी एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन जो टायर 3 आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, जैसे मैंने बताया लेटर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग, एप्लीकेशन, ये आपसे लिखवाया जा सकता है। या तो सिर्फ आप उसे इंग्लिश में करेंगे इस पेपर को अटेम्प्ट, या फिर आप इसे सिर्फ हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। और ये जो लैंग्वेज है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते भी आपको ये सिलेक्ट करनी होगी, और वहां पर अगर एक बार जो आपने लैंग्वेज फिल कर दी, अगर आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया तो वहां पर आपको पेपर इंग्लिश में ही देना होगा। अगर फॉर्म भरते हुए आपने हिंदी लिखा है तो वहां पर आपको ये पेपर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप
टायर 3 पेपर होने वाला है ये आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर टोटल मार्क्स की बात कर जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर 1 जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, टायर 2 जो एग्जामिनेशन रहेगा 800 मार्क्स का रहेगा, टायर 3 100 मार्क्स का, और जो टायर 4 है वो सिर्फ आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। तो आई होप यहाँ पर आपको एक एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू मिल चुका होगा। जैसे मैंने बताया जितनी भी डिटेल जानकारी है, इसमें क्या रिलैक्सेशन है, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, क्या किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ये सारी चीजें आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे मैं ओवरव्यू की बात करूं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं, एज की बात करूं या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, ये सारी हमने जान ली है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन को किस तरीके से इजीली क्रैक किया जा सकता है या फिर क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वाली वीडियो आपको चेक करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न हमें बताया गया और क्या सिलेबस हमारे लिए होने वाला है। उसके बाद आपके लिए आता है यहाँ पर सबसे बड़ा चीज कि आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आती है हमारे लिए ट्रिक्स, कंसेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन में आपको पता होगा जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको ट्रिक समझ में आ गई, वहां पर आपको फिर करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? टेस्ट सीरीज की हेल्प से। और उसके बाद जो फाइनली हमें चीज करनी है वो चीज करनी है रिविजन। तो सर क्या जो आप चीज बता रहे हैं कंसेप्ट, ट्रिक्स और टेस्ट सीरीज और जो रिवीजन है, क्या जो टाइम फ्रेम हमारे पास है, जो अभी 23 दिसंबर 2021 को जो नोटिफिकेशन आया, अप्रैल में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या इस टाइम फ्रेम में इन चीजों को करना पॉसिबल है? क्या ये जो 3 से 4 महीने हमारे पास है, क्या इनमें से किया जा सकता है? अगर आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल इसे पूरा कर सकते हैं। आप पूरा एक डे वाइज एक स्ट्रेटेजाइज मैनर में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल को क्रैक भी कर सकते हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ विद्या 24 एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो कोर्सेज जो कि बाइलिंगुअल होने वाली है। हर एक टॉपिक को टाइप वाइज डिवाइड किया जाता है और टाइप वाइज ही आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। और जैसे ही आप अपना टाइप वाइज पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे आपके लिए प्रैक्टिस क्विज भी रखे गए हैं जो कि 3 डिफरेंट लेवल में होते हैं, इजी, मॉडरेट और एडवांस। और जैसे ही आपकी ये क्विज कंप्लीट होती है यहाँ पर आपको एक फीडबैक रिपोर्ट मिलती है जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा टाइप अभी आपका रहता है या फिर किसमें आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, उस पर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी वो सारी आपकी शेयर करी जाती हैं। इसी कोर्स के साथ आपको काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि बात करी जाए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया एनालिसिस, स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर। जो कोर्सेज हैं आपके वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी विद प्रॉपर सॉल्यूशंस। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं एट मिनिमम कॉस्ट। एट मिनिमम कॉस्ट में हम आपकी प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे इन अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं एक स्ट्रेटेजाइज वे में, जैसे मैंने आपको बताया जो डेज है आपके पास वो बहुत लिमिटेड है। यही वो क्रूशियल टाइम है जब हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है, इस टाइम को हमें वेस्ट करना है या फिर इस बार हमें इस एसएससी सीजीएल 2022 को क्रैक करना है। तो यहाँ पर अगर आप इन डेज को यूज करना चाहते हैं तो आप अपना शेड्यूलर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा डे 1 पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, डे 2 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से आप पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो अब आपको अपना फ्यूचर अगर प्रिडिक्ट करना है तो आपको उसे खुद ही क्रिएट करना होगा और विद्या 24 के इस कोर्स की हेल्प से आप एसएससी सीजीएल को इजीली क्रैक कर सकते हैं, जहां पर आपको डे वाइज काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आई होप वो सारी आज क्लियर हो गई होंगी एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन से रिलेटेड। चाहे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें, सैलरी की बात करें और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी हमने देखी। तो कैसे हम इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे बैठे आराम से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे हमें इस कोर्स को परचेज करना है, कैसे हमें इसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन
Learn smart, study smart and be smart. Thank you and best of luck for your future.